ओके दोस्तों, जो लास्ट चैप्टर है हमारा 9th चैप्टर, उसमें हमारे कल के सेशन में शुरुआत में हम लोगों ने एनसीएलटी और एनसीएलएटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस रीजन से किया था, वो 5 रीजंस देखे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एनसीएलटी एनसीएलएटी के पावर्स जनरली क्या होता है, सिविल कोर्ट कैसे इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी मैटर में जो ट्रिब्यूनल के कंटेक्स्ट जुरिसडिक्शन में आता है। फिर हमने सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या डिफरेंस है वो देखा था। सिविल प्रोसीडिंग में क्या आएगा, कॉम्पेंसेशन, डैमेजेस। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ और कैपिटल पनिशमेंट आ सकता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर हम कह सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उस पर्टिकुलर क्रिमिनल लॉ ऑफ द लैंड के तहत पनिशमेंट होगा, बट प्रोसीडिंग्स प्रोसीजर विल बी एज पर सीआरपीसी, वो हमने देखा है। फिर हमने सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जब दोनों एक साथ इनिशिएट की दोनों एक साथ अगर एक पर्सन पर लगानी है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, देखा। स्पेशल कंसिडरेशन कहते हुए कुछ केसेस में हम सिविल को दे सकते हैं या क्रिमिनल के किसी और प्रोसीडिंग को दे सकते हैं अगर मैटर बहुत जल्दी एंड होने वाला है, तो वो हमने डिस्कस किया था। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को प्रायोरिटी मिलेगा ओवर सिविल प्रोसीडिंग। उसके बाद हम लोगों ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और कंपनी प्रोसिक्यूटर्स के बीच में डिफरेंस भी देखे थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए 7 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ एडवोकेट। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एज द केस में भी। कंपनी प्रोसिक्यूटर्स एक कंपनी के खिलाफ हम कह सकते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस अगर लगता है, वाइंडिंग अप कंपनी में जाती है, या फिर आईबीसी कोड 2016 के तहत अगर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करना है तो कंपनी प्रोसिक्यूटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। कंपनी प्रोसिक्यूटर्स के पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सारे पावर्स है। अरे बोलो, company prosecutor is generally appointed by government on receiving a complaint from registrar or any other authorized person। अरे बोलो भाई, कोर्ट के पावर्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से लेकर हाई कोर्ट तक के पावर, जिसमें हमने कहा था हाई कोर्ट किस तरह का सजा सुना सकता है, कोई भी सेंटेंस, कोई भी इम्प्रिजनमेंट सुना सकता है, किसी भी तरह का सेंटेंस। एडिशनल सेशंस जज या सेशन जज जो होता है स्पेशल कोर्ट, वो भी कोई सेंटेंस होना सकता है, बट अगर डेथ का पनिशमेंट था हाई कोर्ट का कंफर्मेशन चाहिए। वो सीक्वेंस हमने देखा था जिसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 3 साल तक की जेल की सजा सुना सकता है या 10,000 तक का फाइन। और और उसके अलावा हमने वो पॉइंट मैंने आपको कहा था कि अगर किसी अक्यूज ने फाइन देने से इनकार किया तो जो मैक्सिमम सजा सुना सकते हैं उसका 1/3, भले वहां पर दिया नहीं बट आपने जेल में पढ़ा है, ये कुछ भी पूछ सकते, इसलिए मैंने डिस्कस किया। समझ रहे ना, वो जेल के कंटेक्स्ट में अगर केस स्टडी आ गया तो डरने का नहीं, अरे यार क्या था, जो मैक्सिमम सजा सुना सकते हैं उसका 1/3। सेक्शन 435 डिविएटिंग फ्रॉम सीआरपीसी, भाई तो क्लियर है क्या तेरा, डिविएटिंग, अभिनंदन, डिविएटिंग फ्रॉम सीआरपीसी। सेक्शन 435 देखा था। उसके बाद कल मैंने आपको ये पढ़ने के लिए कहा था, उसके बाद एक पॉइंट लिख कर दिया था आपको मैंने, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के बीच में डिफरेंस, करेक्ट। ये सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट सेक्शन 151 अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चला होगा। वो जो एग्जांपल नीचे दिया ना, a civil court which wish to give an order which goes slightly deviated from the provisions of CPC 1908, तो उसका आंसर क्या है, yes the court can exercise the inherent power according to section 151 of the CPC 1908। what is the question based on? क्वेश्चन ही कह रहा है कि सिविल कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास करना चाहता है जो सीपीसी 1908 के प्रोविजन से थोड़ा सा अलग है, तो ये जो सेक्शन 151 है ये उस इनहेरेंट पावर को लेकर है ना। उस एग्जाम्पल में सब कुछ सार छुपा हुआ है। अगर हम आप सबने पढ़ा है, मैं चाहता हूँ एक बार हम फिर से पढ़े फिर आगे बढ़े, सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, भले ही आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। सेक्शन 151 अगर आप देखोगे उसका रेफरेंस हमारे नोट्स में नहीं है, मतलब सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो हम लिख लेंगे मिसलेनियस में। सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी 1908 says nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court। मतलब क्या, सीपीसी 1908 में दिए हुए जो प्रोविजंस है वो कोर्ट के पावर्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। कोर्ट किसी भी तरह का ऑर्डर पास कर सकता है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट।
though it does not confer any specific power to the court, it is one of the most used sections of the code in litigation. Any situation that is not covered under the code can be brought under this section. मतलब CPC 1908 के तहत कार्रवाई हुई, सिविल प्रोसीडिंग हुआ, और सिविल प्रोसीडिंग होने के बाद जो पर्सन जिसके खिलाफ सिविल कोर्ट में केस हो रहा था, उस पर्सन के उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए सीपीसी में कोई सजा, कोई हम कह सकते हैं समन्स या वारंट का रेफरेंस नहीं था, तो उस केस में सीपीसी के तहत कोर्ट अपना सेक्शन 151 का कौन सा पावर यूज करेगा? इनहेरेंट पावर। उस केस में कोर्ट को जस्टिस दिलाने के लिए और अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट को प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट को जो उचित लगेगा ऑर्डर पास कर सकता है। यही वो कह रहे हैं। द स्कोप ऑफ सेक्शन 151 CPC has been explained by Supreme Court in KK Veluswamy versus N. Palaniswamy as follows. 150C is not a substantive provision which creates or confers any power or jurisdiction on courts. It merely recognizes the discretionary power inherent in every court as a necessary corollary for rendering justice in accordance with law, to do what is right and undo what is wrong, that is to do all things necessary to secure the ends of justice and prevent abuse of its process. ये जो पहले दो लाइन थे ना, उसी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा चढ़ा के लिखा है। As the provisions of the code are not exhaustive, section 151 recognizes and confirms that if the code does not expressly or impliedly cover any particular procedural aspect, the inherent power can be used to deal with such situation or aspect if the ends of justice warrant it. The breadth of such power is coextensive with the need to exercise such power on the facts and circumstances. A court has no power to do what is prohibited by law or the code by purported excess of its inherent powers. कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर है, बट ये इनहेरेंट पावर कोई ऐसे काम के लिए यूज हो नहीं सकता जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ और द कोड है। If the code contains provisions dealing with a particular topic or aspect, and such provisions either expressly or by necessary implication exhaust the scope of the power of court or the jurisdiction that may be exercised in relation to the matter, the inherent power cannot be invoked in order to cut across the powers conferred by code or in a manner inconsistent with such provisions. In other words, court cannot use the special provisions of 151 where the remedy or procedure is provided in the code. मतलब 151 तभी यूज होगा जब उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए सीपीसी में कोई रेमेडी या कोई एक्शन नहीं है, उस वक्त 151 यूज होगा। आप आर्बिट्ररी डिस्क्रिशनरी यूज नहीं कर सकते। डिस्क्रिशनरी पावर है, बट कब है? जब कोई और प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल है, तब है ना। The inherent powers of the code being complementary to the powers specifically conferred, a court is free to exercise them for the purposes mentioned in section 151 of the code when the matter is not covered by any specific provision in the code. So 151 will be used when that particular matter is not covered by any specific provision in the code. देखो मैं important lines highlight कर रहा हूँ. And the exercise of these powers will not in any way be in conflict with what has been expressly provided in the code or be against the intention of legislature. और उन पावर्स का इस्तेमाल करना कोड के किसी भी प्रोविजन के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होगा या लेजिस्लेशन के इंटेंशन के अगेंस्ट नहीं होगा। ये इनहेरेंट पावर्स का यूज कैसे करना वो दिया है। While exercising the inherent power, the court will be doubly cautious. दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। डबली कॉशियस, समझा? डबली मतलब सोच समझकर, बहुत विचार पूर्वक, बिकॉज ये इनहेरेंट पावर कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में आता है ना। डबली दोबारा तुम पेपर लिखते हो, एंड में वापस चेक करते हो, क्यों दोबारा चेक करते हो? कोर्ट को भी कॉशियसली उस पावर का तहत इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करते हो, उसको बहुत सोच विचार करके। डबली मतलब बहुत सोच विचार करके। कोर्ट विल बी डबली कॉशियस एज देयर इज नो लेजिस्लेटिव गाइडेंस। क्यों कॉशियस रहना? नो लेजिस्लेटिव गाइडेंस टू डील विद द प्रोसीजरल सिचुएशन एंड द एक्सरसाइज ऑफ पावर डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन एंड विजडम ऑफ द कोर्ट। इसलिए कोर्ट को बहुत सोच विचार करके इसमें अपना पावर एक्सरसाइज करना पड़ता है। एंड इन द फैक्ट्स एंड सर्कम्स ऑफ द केस, the absence of an express provision in the code and the recognition and the saving of inherent power of a court should not however be treated as a carte blanche to grant any relief. carte blanche मतलब क्या? चलो मन में आया वैसा डाल दिया, ऐसे नहीं होगा। वही बात घुमा फिर के वापस लिखिए। The power under 151 will have to be used with circumspection and care only where there is absolutely necessary and there is no provision in the code governing the matter. When the bona fide of the applicant cannot be doubted, when such exercise is to meet the ends of justice and to prevent the abuse of process of court. घुमा फिरा के जो उनको कहना था ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? ये डिस्क्रिशनरी पावर है।
इस पावर का इस्तेमाल वहां पर नहीं होना चाहिए जहां पे कोई एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और कोड है। इन अदर वर्ड्स 151 का इस्तेमाल जहां पे कोई रेमेडी है या प्रोसीजर है सीपीसी का, वहां पे इस्तेमाल नहीं होगा। जब कोई मैटर के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तभी 151 का यूज होगा। जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोविजंस जो कोड में दिए उस प्रोविजंस आर किसी पर्टिकुलर मैटर पे लिए एक्सप्रेसली प्रोविजन दिए कोड में, तो वहां पर 151 यूज नहीं होगा बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। या 151 का इस्तेमाल करते हो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर के अगेंस्ट है। मेरे हिसाब से ये इतना पॉइंट जो मैंने मार्क करके दिया है, आप आपके नोट्स में उधर एंड में मिसलेनियस कहते हुए बाद में लिख लो। रिक्वेस्ट करूंगा, आपने मार्क किया ना, तो उधर 151 मिसलेनियस दिख रहा है ना, पेज नंबर 166 न्यू अपडेट्स एंड केस लॉस, वहां पर आप सेक्शन 151 कुछ भी छोड़ना नहीं है। मैं आगे बता रहा हूँ, इसलिए चैप्टर इस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ। सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोड सेक्शन 151, ये पॉइंट्स आपको घर में लिखते आएगा ना। जिन्होंने मार्क नहीं किया प्लीज मार्क इट प्रॉपर्ली। और 1 2 3 4 रेफरेंस कहते हुए लिखना है। क्लियर है? सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। बढ़ू आगे। ओके, चला है। अब मैं पहले आपको जो नया पार्ट स्टार्ट करना है उसमें अभी आपके क्लासरूम नोट्स सामने रखो, क्लासरूम नोट्स सामने रखो। और जो जो नोट्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है वो पहले मैं मॉड्यूल में आपको टिक मार्क करके बता रहा हूं। ये हम समन्स का पार्ट देखेंगे भी, करेक्ट। समन्स के बाद जस्ट अ मिनट, जस्ट आई नो, समन्स के बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वाला पॉइंट कहां पर है अपने नोट्स में? 163 पर मिला है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। देन 160 पर आओ, कैन डिफरेंट ऑफेंसेस बी क्लब्ड इन सिंगल ट्रायल, दिख रहा है क्या? देन 161 पर एडमिशन ऑफ गिल्ट, प्ली ऑफ गिल्टी विदाउट अपेयरिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, मिला ना? रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड, issue of summons to produce document or thing, freeing of charges is discharge of accused, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बाकी सॉरी मैं आगे चला गया। इश्यू ऑफ समन्स के बाद जजमेंट वाला पॉइंट किधर है? आई डोंट नो यहाँ पे। ठीक है, जजमेंट वाला पार्ट इसमें दिख नहीं रहा, शायद एक्विटल और कन्विक्शन में होना चाहिए, देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया? नॉन अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन on behalf of a complainant which is a company, withdrawal of complaint, powers of trial court to drop proceedings, power of court to convert summons case into warrant case, compensation for accused without reasonable cause। फिर अभी जो framing of charge versus discharge of accused देखा है। फिर can a person be prosecuted against the same for the same offense? यहां तक पहले हम देखेंगे।
यस, ये कौन सा पेज है? पेज नंबर 321। यहाँ तक के डिस्कशन। फिर इसमें जो मार्क अभी मैंने मार्क किया है, जो अनटिक्ड पार्ट है, अनटिक्ड पार्ट वो हम बाद में मॉड्यूल में आके चेक करेंगे, इसलिए मैंने मॉड्यूल में मार्क कर लिया। तो अनटिक्ड पार्ट हमारा मिसलेनियस में आएगा। ध्यान रखना, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है जहां पर क्वेश्चन आते हैं वो लिख कर दे दिया नोट्स में। अभी सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स, वी डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, इसलिए मिसलेनियस में हमको बाद में लिख के लेना है। सेम थिंग यहाँ पर जो रिलेवेंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख कर दे दिया है, वो हम पहले पढ़कर समझ लेंगे, उसके बाद जो अनटिक्ड है वो हम मिसलेनियस में लिख लेंगे, ताकि कुछ भी छूटेगा नहीं। समझ रहे हैं सबको? पहले मार्क करके दे दिया। अब नोट्स में आते हैं, हम लोगों ने कल का पार्ट जहाँ पे एंड किया था वहां से आगे स्टार्ट करते हैं। समन्स के पार्ट से स्टार्ट करेंगे ना अभी। लेट अस रीड दैट। समन्स के बारे में काफी कुछ शायद आपने, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि समन्स ये लेस सीरियस केसेस में इशू होता है। समन्स हम किसी भी पर्सन को इशू कर सकते हैं। समन्स जिस व्यक्ति को भेजना है उस व्यक्ति के पते पर आपको समन्स की कॉपी सेंड करनी है। कॉन्स्पिशियस प्लेस पर, मतलब उस व्यक्ति के हाथ में देनी है। अगर नहीं है तो किसी और मेल मेंबर, किसी और मेंबर ऑफ द फैमिली के हाथ में देना है। मेंबर डज नॉट इंक्लूड सर्वेंट। अगर कोई नहीं है व्यक्ति और घर पर ताला लगा हुआ है तो कॉन्स्पिशियस प्लेस पे उसको चिपका के आना है, अफिक्स करके आना है। हाँ, क्या 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 समझ ना 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 समन्स वो हाँ, मतलब वो कब होगा? जब सर्च या सीजर हम पढ़ रहे थे ना, वहां पे था कि वो विटनेस के सामने आपको लिखा के लेना एंड ऑल दैट। ये समन्स का पार्ट जो आपने पढ़ा है, लेट अस रीड दैट। अ समन इज अ प्रोसेस issued from the office of a court of justice requiring the person to whom it is addressed to attend the court for the purpose therein stated. तो समन्स किस लिए होता है? To attend the court for the purpose stated in the summons. Offenses which are generally less serious in nature, summons is issued against the accused. Against any person, that's my mistake. Summons is issued against any person. Any person, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ समन्स आ सकता है। If the complainant does not appear in the court, then the accused may be released by the magistrate. On pleading guilty, a summons case can be converted into, आप ऐसे लिखो, summons issued against any person including accused. किसी भी व्यक्ति के खिलाफ समन्स आ सकता है अक्यूज्ड के अलावा किसी और व्यक्ति, अक्यूज तो है, अक्यूज के अलावा किसी भी और व्यक्ति के खिलाफ। और अगर वो अक्यूज्ड समन्स मिलने पर कोर्ट में हाजिर होता है और वो प्लीडिंग गिल्टी, मतलब वो गिल्टी प्रूव होता है, तो उसके समन्स को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? वारंट में। समन्स इट शैल बी सर्व्ड बाय द ऑफिसर ऑफ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। कैसे? इन राइटिंग, issued in duplicate, signed by the presiding officer of the court with seal. Summons on a company, corporation may be served on the dash: secretary, local manager, principal officer. If a person is not found, then it may be served in duplicate with an adult male member of the family duly acknowledged, not a servant. If summons cannot be served, then it must be affixed in duplicate on the conspicuous part of the house where the person ordinarily resides. That is, in case of cognizable offense, some case summons would enough if only one offense is cognizable and other non-cognizable to treat it as a cognizable case. ये हमने देखा है, एक cognizable है बाकी non cognizable है, तो उसको हम cognizable के नाम से आप समझ भेज सकते हो। क्या इसका सेल? देखो, हमारे जो पिछले चैप्टर्स थे, चैप्टर 5, 6 कॉफी पोसा वाला, फेमा, वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था। यहाँ पे वहाँ पे हम एग्जांपल्स दे सकते, कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर ये थियोरेटिकल पार्ट है पूरा, जिसको पढ़कर हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और उसके कंटेक्स्ट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो इंटरप्रेट करना है। तो इसलिए हमको वो जो
थ्योरी नोट्स है, मॉडल में दिए हुए थ्योरी है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हमने समन्स का पार्ट अभी पढ़ा है ना, सो लेट अस गो टू मॉड्यूल एंड जस्ट सी समन्स में हम कुछ ऐड कर सकते हैं क्या एक्स्ट्रा। आपकी नोट्स में वहीं पर आप लिख लो, नीचे मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, आप लिखो वहां पर। आप लिखो समन्स is issued in case of offenses punishable for a term of imprisonment not exceeding 2 years. Summons is issued in case of offenses punishable for a term of imprisonment not exceeding 2 years. हाँ चलो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। नोट करो, नोट नोट में लिखो a director of a company, a director of a company filed an intimation with the ROC, filed an intimation with the ROC regarding change in the registered office of company, regarding change in the registered office of the company, comma, however the registrar has not had not taken on record, the registrar had not taken on record the changed address, the changed address, full stop। लिखा है, उसके नीचे लिखो एरो करके, बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट, Bombay High Court held that since registrar had not taken on record, since registrar had not taken on record the changed address, comma, any service of summons, any service of summons on the changed office address, any service of summons on the changed office address does not amount to service,
as contemplated by law. What is the meaning of this note case study जो आपने पढ़ा है, जो लिखा है, एक बार पढ़ लो. देखो, सर्विस ऑफ समन्स की बात हो रही है ना. हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, समन्स कहाँ पे सर्व कर सकते हैं, कंपनी के नाम, कंपनी के सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर के नाम से सर्व होगा, बट कंपनी के रजिस्टर ऑफिस एड्रेस पर होगा ना. जब एक केस में कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंपनी का रजिस्टर ऑफिस एड्रेस चेंज होने की जानकारी आरओसी को दी थी, बट आरओसी ने अभी तक उसका चेंज बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था. इस दौरान कंपनी के नाम से जब समन्स निकला तो नए एड्रेस पर निकला, तो वो नए एड्रेस पर भेजा हुआ समन्स, इट इज नॉट ट्रीटेड सर्विस ऑफ समन्स, बिकॉज अभी तक रजिस्टर्ड के रिकॉर्ड में वो चेंज आया नहीं था. तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, जो केस बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भैया सर्विस ऑफ समन्स होने के लिए वो रजिस्ट्रार के बुक्स में रिकॉर्ड होना जरूरी है. डज नॉट अमाउंट टू सर्विस एज कॉन्टेम्पलेटेड बाय लॉ. लॉ कहता है सर्विस ऑफ समन्स एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी. तो रजिस्टर ऑफिस मतलब वही रजिस्टर ऑफिस जो आरओसी के बुक्स में रिकॉर्डेड है. इज दिस क्लियर? मैंने ये जो पॉइंट अभी लिख कर दिया, केस लॉ है मुकेश कन्हैयालाल पटेल वर्सेस स्वरूप श्री यान प्राइवेट लिमिटेड. ऐसे ये जो नाम जहां पे दिखते हैं ना इस मॉड्यूल में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वहां पर जो केस दिख रहा है ना, ऐसा केस एग्जाम में आ जाता है 3 मार्क के लिए. अब तो सोचो ना, ये स्टोरी बन के आ गया एग्जाम. एक्सवाईजेड लिमिटेड एक कंपनी है, उसका रजिस्टर ऑफिस मुंबई में था. डायरेक्टर्स ने नए रजिस्टर ऑफिस की जानकारी आरओसी को दी है, और अभी तक आरओसी ने उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया. इस दौरान कंपनी के नाम से समझ निकला है. समझा गया, स्टोरी फ्रेम होके आ गया, बिकॉज केस स्टडी है वैसे. क्लियर है? यस. नेक्स्ट. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सर्विस ऑफ समन्स should be made by registered post. Service of summons should be made by registered post. Service of summons should be made by registered post, and in case of refusal to accept, in case of refusal to accept, comma, an endorsement of the postal authorities, an endorsement of the postal authorities that the person did not accept it, that the person did not accept it, should be taken as valid service. What is the meaning of this? बोलो. वैसा मान लिया जाएगा कि उसे सब हो गया. अगर पोस्टल अथॉरिटीज का उस पर क्या है, एंडोर्समेंट, मतलब क्या, साइन. मतलब पोस्टमैन का साइन है कि भाई उसने लेने से मना कर दिया और पोस्टमैन साइन कर दिया, तो वो ऐसा माना जाएगा उसको मिल गया. सर्विस ऑफ समन्स होने के लिए हम कहते हैं ना उसके एड्रेस पर आना चाहिए, बट उसने लेने से मना किया तो इट इज डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड. यार ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, इस पर क्वेश्चंस आते हैं इसलिए.
क्या करोगे? नेक्स्ट केस लॉ लिख लो, केस स्टडी। नेक्स्ट लिखो केस स्टडी। केस स्टडी में आप हेडिंग दो, केस स्टडी में डिस्पेंसिंग विथ पर्सनल अटेंडेंस, डिस्पेंसिंग विथ पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड ऑब्लिक कंप्लेनेंट, dispensing with personal attendance of accused oblique complainant, dispensing with personal attendance of accused oblique complainant, लिखा है डिस्पेंसिंग विथ, क्या लिखा है? पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड ऑब्लिक कंप्लेनेंट। उसमें आप लिखो नीचे, द सुप्रीम कोर्ट इन भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, in the case, I said, the Supreme Court in the case of Bhaskar Industries Limited has held that it is within the powers of a magistrate, it is within the powers of a magistrate and in his judicial discretion and in his judicial discretion to dispense with the personal appearance of an accused, to dispense with the personal appearance of an accused the personal appearance of an accused either throughout or at any particular stage of proceedings in a summons case, either throughout or at any particular stage of proceedings in a summons case, either throughout or at a particular stage of such proceedings in a summons case, comma, if the magistrate finds that insistence of personal presence, insist मतलब उसको तू आ, इंसिस्ट करना, तुमने मुझे बहुत इंसिस्ट किया इसलिए मैं आया, उकसाना नहीं तुमने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया या इंसिस्ट किया मतलब उसे कन्विंस किया। इंसिस्टेंस क्या लिखा है? फाइंड्स दैट इंसिस्टेंस ऑफ पर्सनल प्रेजेंस वुड डैश करके नीचे सब क्लॉज ए लिखो, इन्फ्लिक्ट INFLICT inflict enormous suffering, enormous ENORMOUS मतलब बहुत ज्यादा सफरिंग, inflict enormous suffering। बी में लिखो accused resides or carries on business at a far distance, accused resides or carries on business at a far distance, और सी में लिखो on account of any physical or other good reasons, on account of physical,
any physical or other good reasons. जो आपने लिखा है पढ़ लो, समझा कि नहीं बोलो मुझे. अगर तुम इस तरह से बोल रहे हो इन्फ्लिक्ट इनॉर्मस सफरिंग, तो उसमें हमने जो रीजन देखा है वहां पे कि बहुत दूर रहता है, उसका बिजनेस दूर है, और वो जो हियरिंग है वो साल 2 साल चलेगी, हर बार उसे आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. आमदनी अटेनिंग खर्चा रुपया, मान लो केस उसके ऊपर चल रहा है कोई 25,000 के गुड्स के लिए, और उसका आने जाने का खर्चा 10,000 रुपये हो रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा आमदनी अटेनिंग खर्चा रुपये, इनॉर्मस सफरिंग हो जाएगा. वो रहता है कलकत्ता, केस चल रहा है पुणे में, हर 15 दिन में आना है, तो भैया ऐसे किस में अक्यूज कर रहा है, भैया मेरा लॉयर आएगा, लॉयर लड़ेगा. इनॉर्मस सफरिंग है ना, मना यहाँ पे इनॉर्मस सफरिंग समझना है फाइनेंशियल सफरिंग लिखा है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ माइनर डिफेक्ट्स. इफेक्ट ऑफ माइनर डिफेक्ट्स. in complaint, comma summons, comma warrant, comma order, comma judgment. Effect of minor defects in complaint, comma summons, comma warrant, comma order, comma judgment. उसके नीचे आप लिखो any error, comma omission or irregularity. Any error, comma omission or irregularity in the complaint, comma summons, comma warrant etc. etc क्यों लिखा हो, ऑलरेडी ऊपर दिया ना हेडिंग. irregularity in the complaint, comma summons, comma warrant etc. which by which लिखो, by which no prejudice has been caused to the accused. By which no prejudice has been caused to the accused. By which no prejudice has been caused to the accused. Will not affect any finding, comma sentence or order passed by a court of competent jurisdiction. Will not affect any finding, comma sentence or order passed by a court of competent jurisdiction. Will not affect any finding, comma sentence or order passed by a court of competent jurisdiction.
ये जो हमने लिखा है ये क्यों लिखा है? माइनर डिफेक्ट्स। समन्स भेजा, हमने क्या बोला अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? जब भी हम समन्स भेजते हैं उस समन्स के अंदर क्या लिखते हैं? क्या ऑफेंस हुआ है वो ऑफेंस का चार्ज उसमें लिख के भेजते हैं ना, करेक्ट? वो कहता है कि आपने जब समन्स भेजा उस समन्स के अंदर कुछ आपसे माइनर डिफेक्ट हो गया जिससे उस अक्यूज्ड को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसे माइनर डिफेक्ट से उस समन्स के इरेगुलरिटी को अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट वो ऐसा होना चाहिए जिससे उस अक्यूज्ड को कोई हार्म नहीं हो रहा है, वो माइनर होना चाहिए। तो इसको लेकर केस स्टडी आता है कि समन्स भेजा था बट समन्स के अंदर उसका चार्ज मेंशन नहीं था, अक्यूज का कहना है कि समन्स वैलिड नहीं है, तो आपको कहना है अगर ये माइनर डिफेक्ट होगा उससे कोई हार्म नहीं हो रहा है तो उस माइनर डिफेक्ट का कोई ऑर्डर पर या समन्स भेजने पर कोई असर नहीं होगा, कोर्ट अपनी कार्रवाई कर सकता है। अरे बोलो भाई। ठीक है, आ जाओ नोट्स में भी। समन्स का जो पार्ट अभी हमने पढ़ा है, जो लिखा है, सारे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख कर दिए, उसमें कहीं पर कोई डाउट अंडरस्टैंड में तो पूछो मुझे क्विकली। एक्स्ट्रा पॉइंट समन्स के लिखे हैं और समन्स का पार्ट हमने जो पढ़ा है उसको लेकर। क्विकली ऑल क्लियर तो मैं आगे बढ़ता हूं। बोलो। मतलब हाँ, क्या नहीं करता था? हाँ तो क्या चलेगा? क्या पढ़ा फिर तुमने उसमें? तो क्या क्या पढ़ा? पढ़ा क्या फिर तुमने? क्या पढ़ो ना फिर मैंने क्या समझाया तुमको कि तुमने तुम्हारे कंपनी का एड्रेस जो था रजिस्टर ऑफिस का वो चेंज किया। ओमकार, तुम्हारा रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस तुमने चेंज किया, वो चेंज्ड एड्रेस की जानकारी डायरेक्टर्स ने आरओसी को दे दी, बट डायरेक्टर आरओसी ने अभी तक वो चेंज्ड एड्रेस को रिकॉर्ड में लिया नहीं है। इस दौरान कंपनी के नाम से समन्स निकला, वो जो नया एड्रेस था उस नए एड्रेस पर समन्स आया, क्योंकि रजिस्ट्रार ने उसको रिकॉर्ड में लिया नहीं था, इट इज नॉट डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड एज कॉन्टेम्प्लेटेड बाय लॉ। सर्विस ऑफ समन्स वो माना नहीं जाएगा, बिकॉज सर्विस ऑफ समन्स की नीड है कि समन्स मस्ट बी सर्व्ड एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, मतलब विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ आरओसी। तो क्योंकि आरओसी ने अभी तक इसको चेंज किया नहीं है, तो भले ही आपका समन्स नए पते पर आया है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज सर्विस ऑफ समन्स एज कॉन्टेम्प्लेटेड बाय लॉ। वही कहना है, वही तो हमने डिस्कस किया ना भाई। आप, मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, नए एड्रेस पर भेजा हुआ समन्स वैलिड है कि नहीं वो उन्होंने पूछा है। जनरली स्टूडेंट एग्जाम हॉल में क्या सोचते, क्या सोचते भाई, एड्रेस चेंज हुआ है, डायरेक्टर्स ने जानकारी आरओसी को दी, आरओसी ने इंटीमेट, आरओसी ने अपने रिकॉर्ड में नहीं लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर्विस ऑफ समन्स नए एड्रेस पर आया तो वैलिड होना चाहिए। सर्विस ऑफ समन्स का जो पॉइंट है वो क्या कहता है, इधर पढ़ो।
As per section 63 of CRPC, a service of summons on a corporation may be effected by serving it on the secretary, local manager, principal officer of corporation by letter sent by registered post addressed to the chief officer of the corporation, or by letter sent by registered post addressed to the chief officer of corporation in India, in which case the service shall be deemed to have been effective when the letter would arrive in the ordinary course of post. In case of companies formed and registered under the Act, section 51 of the Act provides mode of service. As per the said provision, a document may be served by on a company or an officer thereof by sending it to the company or officer at the registered office of company by post under certificate of posting, or by registered post, or by leaving it at the registered office. Registered office of company can be verified at the office of ROC. Registered office of company can be verified at the office of ROC. Form number 18 prescribed under company's central government general rules and forms 1956 will show not only the address of registered office of company but also the police station within the jurisdiction of which said address falls. Companies have to file the said form with ROC, and once the ROC registrar takes the form on record, it is available for public inspection. If company is not intimated, यहाँ पे intimate हुआ था, if company has not intimated the register office or any change in register office, it is an offence under this act. In such cases, service must be effected using other modes of service prescribed by law. मतलब वो conspicuous place पर चिपका दिया, कंपनी ने रजिस्टर ऑफिस एड्रेस चेंज कर दिया, नया एड्रेस, नया एड्रेस की जानकारी दी नहीं आरओसी को, तो पुराना एड्रेस पर चिपका के आ गया तो भी वैलिड है. बट यहां पर हुआ है कि कंपनी ने नया एड्रेस क्या किया, इंटीमेट किया, आरओसी ने रिकॉर्ड पर नहीं लिया. तो दो नीचे केस में दिया था, डायरेक्टर ऑफ कंपनी फाइल्ड एन इंटीमेशन विद रजिस्ट्रार regarding change in the register office of company, and Bombay High Court held that registrar has not taken on record the change. Any service on the changed office does not amount to service as contemplated by law. As contemplated matlab as provided by law, as mentioned in law. This gives us a clear impression that service of summons, notice of complaint is a very very crucial stage which sets the ball in motion. जब तक नोटिस सर्व ही नहीं होगा तब तक आगे केस बढ़ेगा ही नहीं. यही पूरा जो डिस्कशन था वो मैंने आपको समरी में लिख के दिया वहां पर. एनीथिंग एल्स? अच्छा, नेक्स्ट आपके नोट्स में आ जाओ. समन्स के बाद क्या दिया, वारंट. वारंट का पार्ट पढ़ते हैं. वारंट्स क्या लिखा है वारंट्स में? इफ द मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी सब्सटेंशियल लॉ फॉर एन ऑफेंस इज एन इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years, द ऑफेंस विल बी डेल्ट विद अ वारंट केस. तो अगर कल को समन्स केस और वारंट केस में डिफरेंस पूछा तो भी लिखते आना चाहिए आपको. ये पहला डिफरेंस होगा. वहां पर लेस देन 2 years, यहाँ पे एक्सीडिंग 2 years, वहां पे 2 years तक. नेक्स्ट, a case of an offense punishable with death penalty, life imprisonment or imprisonment exceeding 2 years is a case of warrant. Second point. Third point, it is an order to the police officer or any authorized person to arrest the person. If a person disobeys a summons or willfully avoids receipt of summons, then warrant is justified. If complainant does not appear in the court, magistrate cannot discharge the accused. समन्स में अगर कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट किया है, जिसके कंप्लेंट पर समन्स भेजा था, वो बंदा कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं रहता है तो जिसका समन्स भेजा उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं. बट यहां पर वारंट के केस में कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं भी है तो जिसको अक्यूज्ड है उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा. ये पॉइंट समझा क्या? सिमरन को अगर समन्स मिला, सिमरन को समन्स भेजा किसने? आरती ने, और आरती खुद कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में सिमरन कैन बी डिस्चार्ज बिकॉज समन्स है. कोर्ट सिमरन को डिस्चार्ज कर देगा, कंप्लेंट नहीं है. बट अगर मान लो सिमरन के खिलाफ वारंट निकला, और हम कह सकते हैं उस केस में वारंट कोई क्रिमिनल केस में निकला है और वारंट निकला है, वारंट आरती के कंप्लेंट पर निकला था. अब आरती कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तब भी सिमरन को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा बिकॉज ये वारंट है. वारंट के केस में अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा अगर कंप्लेंट प्रेजेंट नहीं है. तो ये एक डिफरेंस है ना, बिकॉज वारंट इज फॉर अ सीरियस केस. ये आपने शायद पढ़ा है, यू आर अवेयर ऑफ इट. वारंट मस्ट बी इन राइटिंग, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटर एंड द अक्यूज्ड प्लस ऑफेंस चार्ज साइंड बाय प्रेसिडिंग ऑफिसर मस्ट बी सील्ड. Person accused shall be presented before the court within 24 hours of his arrest, excluding the journey time from place of arrest to magistrate court.
A search warrant can be issued against a person when the court believes that such person will not produce document or things which court finds necessary for an inquiry or trial. तो मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, बट अगर कल को क्वेश्चन आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन समन्स केस एंड वारंट केस, लिख पाओगे ना? आपके नोट्स में चाहो तो उधर एंड में क्वेश्चन लिख लो, या उसी पेज पर ऊपर लिख लो डिस्टिंक्शन बिटवीन समन्स केस वारंट केस। आईसीएस पूछ लेती है ऐसे क्वेश्चंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन समन्स केस एंड वारंट केस। नेक्स्ट आपके नोट्स में डिफरेंस बिटवीन सीपीसी सीआरपीसी दिया, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस। वो कंक्लूजन में जो दिया ना, कंक्लूजन में सिर्फ वो सीपीसी सीआरपीसी का डिफरेंस दिख रहा है ना, डिफरेंस हमने देखा है, उसके कंक्लूजन में आओ, सिर्फ कंक्लूजन में जितना वहां पे थोड़ा रेक्टिफिकेशन करना है। वंस एन ऑफेंस इज प्रूव्ड इन सिविल कोर्ट, नो अदर सिविल कोर्ट लिखना, नो अदर सिविल कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स जुरिसडिक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा पढ़ा है ना आपने? नो अदर सिविल कोर्ट कैन एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन एंड पनिशमेंट इज अवॉर्डेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर सीपीसी आना चाहिए, सीआरपीसी नहीं। सिविल प्रोसीडिंग्स में सीपीसी के तहत ही होता है ना, सीआरपीसी में आईपीसी के तहत होता है, तो सीआरपीसी के सीपीसी करो। क्लियर है? बढ़ो आगे, नेक्स्ट पॉइंट उसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्या दिया? कैन डिफरेंट ऑफेंसेस बी क्लब्ड इन अ सिंगल ट्रायल? मैं मार्क कर रहा हूं। अगर वो सेम ट्रांजैक्शन को लेकर है, सेम ट्रांजैक्शन को लेकर है, और सीरीज ऑफ एक्ट so connected to other as to form part of the same transaction, then more offenses than one are committed by same person, he may be charged with and tried at one trial for every offense. इसका बेस्ट एग्जांपल आप नीचे लिखो, सेक्शन 138 केसेस अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जिसको नहीं समझा पोगो देखो, सेक्शन 138 केस क्या होता है? चेक बाउंसिंग का। आप पुणे में रहते हो, आपने एक पर्सन को चेक दिया जो जयपुर में रहता था, उससे गुड्स परचेस किए। एक दूसरे को चेक दिया जो कोलकाता में रहता था, तीसरे को चेक दिया जो मुंबई में रहता था, फिर एक चेन्नई में रहता था, सारे चेक बाउंस्ड। अब आपने ही पढ़ा है चेक बाउंसिंग के केस में, जहां पे वो पर्सन जिसको चेक मिला है वो अपने बैंक में जमा करता है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर होगा। तो केस आपके खिलाफ पुणे में हो गया, मुंबई में हो गया, कोलकाता में हो गया, मद्रास में हो गया, आप बोलते हो एक जगह पे, भले ही एज सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस है टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, चेक इशू है ना है। तो इस केस में सारे केसेस एक ही जगह पे चलेंगे, जहां पे पहला केस फाइल हुआ था वहां पर बाकी सारे केसेस क्या होंगे? क्लब किए जाएंगे, कंसोलिडेट किए जाएंगे। अरे बोलो भाई, सिंपल है क्वेश्चन। एडमिशन ऑफ गिल्ट, कबूलनामा क्या दिया? When accused pleads guilty, the magistrate should record the plea of the accused to the extent possible in the words used by accused, and the magistrate may, in his discretion, convict the accused. मतलब जिन शब्दों में accused ने अपना गिल्ट एक्सेप्ट किया है, उन्हीं शब्दों से उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टेटमेंट। If several persons are made accused, law requires to record the plea separately after each one has been made aware of the accusation. आप सबका बयान एक साथ दर्ज नहीं कर सकते। मल्टीपल पर्संस है तो हर एक का बयान, हर एक का स्टेटमेंट अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो कहते हैं इफ द अक्यूज्ड आर टोल्ड ऑफ द अक्यूजेशन जॉइंटली एंड इफ दे जॉइंटली मेक एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, सच एडमिशन इज अ बैड इन लॉ। प्लीज कीप दैट इन माइंड। When the registrar finds the accused guilty of offense, he is not competent to pass a punishment. He is supposed to submit the entire proceedings to the chief judicial magistrate. He is empowered to release a convicted accused on probation of good conduct. Find accused guilty of offense. तो दो बातें, एक तो he is not competent to pass a punishment. He is empowered to release a convicted accused on probation of good conduct. What is the meaning of this? Accused
को गिल्टी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, मजिस्ट्रेट ने उसको गिल्टी मान लिया, तो मजिस्ट्रेट को केस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देना प्रोसीडिंग्स के लिए। मजिस्ट्रेट सजा नहीं सुना सकता, मजिस्ट्रेट सिर्फ डिसाइड करेगा इस पर्टिकुलर गिल्ट के खिलाफ अब कोर्ट में केस चलेगा कि नहीं चलेगा, जिसको हम कहते हैं चार्ज शीट। आपने सुना होगा चार्ज शीट फाइल होती है, चार्ज शीट बनने के बाद ही कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। चार्ज शीट कौन बनाता है? मैजिस्ट्रेट। मतलब आपको काफी स्टूडेंट को समझते हैं ना, पुलिस ऑफिसर कोर्ट, उसके बीच में मैजिस्ट्रेट है। मैजिस्ट्रेट इज अ फिल्टर, वरना कोर्ट में तो लाइन लग जाएगी। तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कोर्ट के लायक है कि नहीं। और मैजिस्ट्रेट अलग है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मतलब जजमेंट देने वाला ना। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना 24 आवर्स में, वो मैजिस्ट्रेट उसकी पुलिस कस्टडी देगा 15 दिन तक। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 30 days और एडिशनल फिर 30 days। बट अगर कोई दूसरा पुलिस स्टेशन है जहां पे उसको अरेस्ट किया है, तो उस केस में उसकी कस्टडी हम कह सकते हैं 15 दिन से ज्यादा नहीं होती है। ये आपने पढ़ा होगा ना कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेकर गए। वो सिर्फ नॉलेज दे रहा हूं। यहां पर हमने जो डिस्कस किया कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, केस को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, वो पनिशमेंट नहीं लगा सकता है। या मजिस्ट्रेट चाहे तो उस कन्विक्टेड पर्सन को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर रिलीज कर सकता है। रिलीज कन्विक्टेड अक्यूज्ड ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। मतलब चार्जशीट में 4 लोगों के नाम, 4 लोगों के खिलाफ अक्यूजेशन था, मजिस्ट्रेट ने 4 में से 1 का नाम निकाल दिया, 3 लोगों पे चार्जशीट फाइल किया, 1 को अच्छे बर्ताव के लिए निकाल दिया। हम कहते हैं ना सरकारी गवाह, अक्सर सरकारी गवाह बनाता हूं तुम्हें, सुनना ना कभी ऐसे जो भी ये बॉलीवुड की मूवीज में आपने देखा होगा, तुम्हें सरकारी गवाह बनाता हूं, तुम सिर्फ बयान दो उसके खिलाफ। तो सरकारी गवाह मतलब उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं होती। फिर plea of guilty without appearing before the magistrate. In petty cases, on receiving a summons, if the accused desires to plead guilty to charge without appearing before magistrate, the accused can intimate his plea to the magistrate through a letter and remit the amount of fine specified in the summons. तुमने सिग्नल तोड़ा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, तो अब तुमने सिग्नल तोड़ा ना, मैसेज आता है ना मोबाइल पे, इस नंबर के लिए ये फाइन है 1000 रुपए का, पे करो। 1000 का कल को 2000 हो गया, 3000 हो गया, तोड़ ही रहे हो सिग्नल। एक दिन आ गया कोर्ट से समझ, फाइन पे करो। कोर्ट से समझ आ गया ना, कुछ लोग तो कोर्ट को भर दे, भर दे। तो वहां पर कोर्ट का जब समन्स आया, इन पेटी केसेस, मामूली केस हो, सिग्नल तोड़ा तुमने, ऑन रिसीविंग अ समन्स इफ द अक्यूज्ड डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी, ठीक है भाई हम पे कर रहे हैं, desires to plead guilty to the charge without appearing before magistrate, the accused can intimate the plea to the magistrate through a letter and remit the amount of fine specified in the summons. फाइन भर दो, काम खत्म। मैंने एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल आप याद रख लो मेरे हिसाब से। आइए सुनो, पक्का। recording of evidence, evidence is to be taken in the presence of the accused. However, this is not an ordinary rule because the presence of the accused has been dispensed with. Evidence can be taken in the presence of his pleader. If the progress of trial can be achieved even in the absence of accused, the court can certainly take into account the magnitude of the sufferings which a particular accused person may have to bear. In short, generally हम कहते हैं, generally मतलब normally accused के सामने सबूत पेश किए जाने चाहिए, बट अगर accused नहीं भी है तो भी उसकी प्लीडर मतलब उसके लॉयर के सामने लिया जा सकता है। अक्यूज्ड अगर उस केस में मान लो, अक्सर ऐसा होता है ना, जो अक्यूज्ड है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके खिलाफ केस चल रहा था, तो उसका लॉयर उसके बिहाफ पे कोर्ट में रिप्रेजेंट है और उसके ऊपर के एविडेंसेस कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। वो जो दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ द सफरिंग्स व्हिच अ पर्टिकुलर अक्यूज्ड में हैव टू बेयर, तो उस केस में कोर्ट उसके एब्सेंस में भी एविडेंस ले सकता है। नॉर्मली उसके एविडेंस में होना चाहिए, उसके प्रेजेंस में होना चाहिए। अरे बोलो भाई, बट ऐसा कोई रूल नहीं है इसको लेकर। और ये सुनो, पर्सनल examination of the accused, personal examination is mandatory after examination of the witnesses for the prosecution and before the accused is called on for his defense, except when the personal attendance of the accused has been dispensed with. जब personal attendance नहीं है तो उस केस में personal examination नहीं है। But what is the meaning of this? Before the accused is called on for his defense, मतलब
अक्यूज्ड अपनी बचाव में कुछ कहे उससे पहले अक्यूज्ड का पर्सनल एग्जामिनेशन हो सकता है, मतलब उसको सवाल पूछे जा सकते हैं जो अक्सर प्लेंटिफ का लॉयर, प्रोसिक्यूशन का लॉयर पूछता है, और उसके बाद अक्यूज्ड का डिफेंस आता है। पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड होना है ना, बट जहां पे उसका पर्सनल अटेंडेंस क्या है, डिस्पेंस क्या है, वहां पे पर्सनल एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है। समझ रहा है क्या नंदिनी? पर्सनल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब उसका एग्जाम मतलब क्वेश्चनिंग, एग्जामिनेशन उसको चेक नहीं करते, पर्सनली एग्जामिन करना, पर्सनल क्वेश्चनिंग, उसको सवाल अक्यूज्ड का होना जरूरी है। कब होगा? उसको अपना बचाव करने से पहले उसको सवाल पूछेंगे। बिफोर द अक्यूज्ड इज कॉल्ड ऑन फॉर हिज डिफेंस, वो अपनी बचाव में कुछ कहे उससे पहले तुम्हें उससे कहा जाएगा तुम पर ये इल्जामात लगाए, बोलो तुमने क्या किया। पर्सनल एग्जामिनेशन, issue of summons to produce document or thing, where any court or police officer considers the production of document or thing is necessary, the court may issue a summons or the police officer may issue a written order to any person who is believed to be in pursuit of such document or thing, requiring him to produce such document or thing. It is not desirable. Accused cannot be compelled to produce something which will be incriminating him, मतलब going against him, जो उसके खिलाफ जाएगा। Therefore, any summons for production of document or thing which is desirable is, which is not desirable, which is not desirable is invalid. Which is not desirable. Production of document or thing which is not desirable. जो desirable है वो valid है ना? इसका एग्जाम्पल देता हूं। ये जेआईजेड में अक्सर एक केस डिस्कस करते हैं। एक पर्सन के खिलाफ कोर्ट में इल्जाम लगा था कि उसने फेक पासपोर्ट बनाया था। क्या? फेक पासपोर्ट बनाया था। कोर्ट में लॉयर ने कहा हमें इसके घर की तलाशी लेने का क्या मिलना चाहिए, वारंट मिलना चाहिए, और इसके घर की तलाशी इसलिए लेना बिकॉज इसने अपने और भी फेक पासपोर्ट बनाए। तो इसके घर से हमें वो फेक पासपोर्ट बनाने की जो मशीन है और वो सब कुछ हमें क्या करना है, जब्त करना है। अब ऐसे केस में उसकी घर की तलाशी लेने के लिए हमें क्या करो, आप कोर्ट परमिशन दो। ऐसे केस में कोर्ट देखेगा कि जो उसके ऊपर इल्जामात हुआ है वो फेक पासपोर्ट किसी और उसके घर की जो तलाशी है, कोर्ट को लगा कि हाँ उसके घर की तलाशी लेना जरूरी, इट इज नेसेसरी, तो कोर्ट उस केस में उसको क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर को रिटर्न ऑर्डर में अलाउ कर देगा। बट अगर कोर्ट को लगा कि वो जरूरी नहीं है तो कोर्ट उस केस में उसे इनवैलिड कहते हुए समन्स वारंट देने से मना कर देगा, सॉरी सर्च ऑर्डर देने से मना करेगा। कि हमने ऊपर पढ़ा था ना भी समन्स की पॉइंट में, कहां पर गया हो, समन्स का लास्ट पॉइंट पढ़ो, लास्ट पॉइंट, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट, इफ किधर गया हूं मैंने लिख, समझ में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, मैं लिख कर दिया क्या आपको समझ को पॉइंट? नहीं सॉरी, वारंट में पढ़ा, वारंट में लास्ट पॉइंट, माय मिस्टेक, वारंट का लास्ट पॉइंट पढ़ो, 8 पॉइंट, अ सर्च वारंट पढ़ा है क्या? अ सर्च वारंट कैन बी इशूड अगेंस्ट अ पर्सन when the court believes that such person will not produce documents or things which court finds necessary for any inquiry or trial. necessary लगा तो इशू होगा, और नॉट डिजायरेबल है तो उस केस में इशू नहीं होगा। क्या दिया वहां पर, इनवैलिड दिया ना, इशू ऑफ समन्स उस केस में इनवैलिड होगा। क्लियर है? नोट पढ़ो, नोट, it was alleged that a shareholder holding 46,600 shares of a company did not receive dividends declared for 2 consecutive years and therefore he filed a complaint against the company and its directors for non-payment of dividend. Based on the above fact, special judge has summoned some documents from Central Bank of India and directed the manager of the bank to appear before court, since the court has power to summon witnesses and examine them. ये इशू ऑफ समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ऑफ थिंग, यहाँ पर किसको समन्स इशू किया गया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, कि भाई इसका कहना है इसको डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड तुम्हारे बैंक, इसका बैंक अकाउंट तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे बैंक अकाउंट के जो भी इसके स्टेटमेंट्स है वो लेके आ जाओ।
या कंपनी का बैंक अकाउंट वहां पर होगा, कंपनी के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लेके आओ. Summon some documents from Central Bank of India and directed the manager to appear before the court. Since the court has power to issue summon witnesses and examine them. Clear है? Next, judgment को लेकर क्या दिया है? The court held that power to issue summons to witnesses and examine them should be used only when it is very essential for the decision of the case. In the given case, the burden of establishing that the company has taken all requisite steps is on the company itself, and if the company discharges its responsibility, it is not liable for any punishment. In the given case, the burden of establishing that company has taken all requisite steps is on the company itself. जब उस शेयरहोल्डर ने इल्जाम लगाया, क्या इल्जाम लगाया कि मुझे डिविडेंड नहीं दिया है, तो ये साबित करना, ये प्रूव करना किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर है. And if the company discharges its responsibility, is not liable for any punishment. Therefore, the summons issued was squashed by the High Court as it was not desirable in this case. मतलब वहां पर कोर्ट ने उसको नेसेसरी मानते हुए दिया था. जब वो बैंक कहां पर गई? हाई कोर्ट में. तो हाई कोर्ट ने उसे नॉट डिजायरेबल कहते हुए समन्स को इनवैलिड माना दिया. अरे बोलो. Which will be accused cannot be compelled to produce something which will be incriminating him. भैया कंपनी को अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया ही नहीं और आपने सीधा बैंक को कहा कि तुम डॉक्यूमेंट्स पेश करो, पहले कंपनी को तो दो. जिस कंपनी के खिलाफ उस शेयरहोल्डर ने इल्जाम लगाया कि डायरेक्टर्स ने डिविडेंड नहीं दिया है, पहले कंपनी को अपनी जिम्मेदारी से वो सबूत पेश करने के लिए मौका तो दो. आप सीधा बैंक को बोल रहे हो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ. तो हाईकोर्ट ने उस क्या समन्स के डॉक्यूमेंट को स्क्वैश कर लिया, कहते हुए इट इज नॉट डिजायरेबल. आई होप ये केस और उसका जजमेंट क्लियर है. पक्का 2 मिनट दे रहा हूं, देख लो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो डिस्कस किए अभी तक समन्स और वारंट के केसेस में. ये सिर्फ पढ़ के समझना, ध्यान रखना, बिकॉज इसको लेकर 2-2, 3-3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. कोई भी पॉइंट जो डिस्कस किया है उसको लेकर कुछ पूछना तो पूछो. पर्सनल एग्जामिनेशन, हाँ. तुम खिचड़ी बना रही हो. हर अक्यूज्ड को एग्जामिन करना मैंडेटरी है. कब? जब अक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट है. बट जिस केस में कोर्ट ने ही अक्यूज्ड को कोर्ट में पेश होने से क्या कर दिया है? एग्जाम्ड किया है, वहां पर अक्यूज्ड का पर्सनल एग्जामिनेशन मैंडेटरी नहीं है. क्योंकि अगर उसको कोर्ट ने आने से ही क्या कर दिया, डिस्पेंस किया है, तो उस केस में पर्सनल एग्जामिनेशन कैसे होगा? मतलब कोर्ट को उस केस में अक्यूज्ड का पर्सनल एग्जामिनेशन जरूरी नहीं लग रहा, तभी तो उसे डिस्पेंस किया ना. तो वो कहते हैं पर्सनल एग्जामिनेशन मैंडेटरी आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बाद ही होगा. बट एक्सेप्ट कब जरूरी नहीं है? व्हेन द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड हैज बीन डिस्पेंस. डिस्पेंस मतलब क्या? कोर्ट ने उसे खुद आने से वेव किया है या एग्जाम किया है. क्लियर है? थोड़ी देर पहले हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर मान लो कोई समन्स का केस है, उस समन्स के केस में हम कहते हैं जो कंप्लेनेंट था उसके कंप्लेंट फाइल करने पर कोर्ट ने समन्स दिया. कंप्लेंट फाइल करने पर किसी एक पर्सन को समन्स मिला. हमने कहा आरती ने कंप्लेंट फाइल किया था सिमरन के खिलाफ,
और सिमरन को समन्स भेजा गया, वी डिस्कस ना। सिमरन अगर कोर्ट में आती है बट आरती नहीं आती है तो हमने समन्स के केस में क्या पढ़ा, सिमरन कैन बी डिस्चार्ज, बट यस वारंट के केस में उसको डिस्चार्ज नहीं होगा। मेरा सवाल यह है, समन्स के केस में सिमरन को डिस्चार्ज करना क्या कोर्ट का ड्यूटी है? हाँ, ये भूलो मत, ये पॉइंट बोलना नहीं। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट है, क्या है हम पढ़ेंगे, ध्यान रखो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंप्लेंट फाइल करने पर जिसको समन्स मिला है, अगर कंप्लेनेंट नहीं आता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन, समन्स जिसको मिला है वो आता है, तो उसको डिस्चार्ज करना ये कोर्ट की मर्जी पर है। कोर्ट चाहे तो डिस्चार्ज कर सकता है, कोर्ट चाहे तो उसकी हियरिंग करा सकता है, प्रोसीडिंग करा सकता है। एक कंपनी के केस में जब समन्स कंपनी को भेजा जाता है तो कंपनी के बिहाफ पर कोई नेचुरल पर्सन जो है, नेचुरल पर्सन क्या करेगा, प्रेजेंट रहेगा। अगर कंपनी कंप्लेनेंट है तो भी कंपनी के बिहाफ पर एक नेचुरल पर्सन प्रेजेंट रहेगा। सेम थिंग, अगर वो नेचुरल पर्सन प्रेजेंट नहीं रहता है तब भी उस केस में कंपनी उस अक्यूज्ड को डिस्चार्ज करना कंपनी का ड्यूटी नहीं है, कोर्ट का ड्यूटी नहीं है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में। वही बात आगे हेडिंग में दी, क्या दिया हेडिंग, नॉन अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अ कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट अगर कौन है, कंपनी है, तो क्या दिया, पढ़ो मेरे साथ। In case of company being a complainant, the law requires a representative who is a natural person to be present on behalf of the company in the court. Magistrate have powers to acquit the accused if the complainant fails to appear as mentioned above. Powers to acquit है, but आगे पढ़ो। Section 247 of the CRPC affords protection to an accused against such tactics of the complainant, but if the complainant is absent, it does not mean that it is duty of the court to acquit the accused. Power है, but वो power कैसे है, discretionary power। तो आप लिखोगे powers are discretionary, power है but discretionary power है ना। अरे बोलो भाई, सबको समझ रहे हैं ना भाई। नेक्स्ट हेडिंग जो दिया, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंप्लेंट फाइल करना आपके हाथ में, विड्रॉ करना आपके हाथ में नहीं है। नहीं तो कंप्लेंट फाइल कर दिया, मांडवली कर लिया बाहर, कंप्लेंट विड्रॉ। कंप्लेंट फाइल करना आपके हाथ में, विड्रॉ करना मैजिस्ट्रेट के हाथ में। तो वो कहता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट इज परमिटेड ओनली इफ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर विड्रॉल। द कंप्लेंट हैज नो लीगल राइट टू विड्रॉ कंप्लेंट एज एंड व्हेन ही विशेस। इसलिए तो एफआईआर फाइल करने से पहले लोग 10 बार पूछते, देख तो एफआईआर फाइल कर रहा है, पक्का करना है, सोच विचार कर, क्योंकि एफआईआर एक बार फाइल हो गया, हाँ चार्ज एफआईआर फाइल हो गया, उसके बाद तू उसे वापस विड्रॉ नहीं कर सकता। समझ रहा है कि नहीं। पावर्स ऑफ ट्रायल कोर्ट टू ड्रॉप प्रोसीडिंग, मैजिस्ट्रेट हैज अ जुडिशियल डिस्क्रिशन टू ड्रॉप प्रोसीडिंग्स इफ इज सैटिस्फाइड देयर आर नो ऑफेंस फॉर व्हिच द अक्यूज्ड कुड बी ट्राइड। However, such an order is an interim order and not a judgment. It can be varied or recalled. In summons cases instituted otherwise than upon a complaint, magistrate may, after obtaining the previous sanction of chief judicial magistrate, stop the proceedings at any stage, release the accused, and such release shall have the effect of discharge. That is, complaint must be filed by the competent persons only. What is the meaning of this? First two lines, first 2 points, बाद में हम second paragraph पे आते हैं। First 2 paragraph का मतलब क्या है? ट्रायल कोर्ट मतलब जिसमें ट्रायल चल रहा है, टू ड्रॉप प्रोसीडिंग्स। अरे कोर्ट के सामने आपने चार्जशीट फाइल किया, कोर्ट ने कहा चार्जशीट में कोई दम नहीं है, ये बेबुनियाद है, इस चार्जशीट में कोई दम नहीं। अक्सर पुलिस वाले चार्जशीट को कमजोर बनाते, अभी एफआईआर तो हो गया, एफआईआर होने के बाद मांडवली हो गई, बोला डोंट वरी तेरे को बाहर निकालते, चार्जशीट कमजोर। कोर्ट के सामने चार्जशीट बोलते ये चार्जशीट ये ऑफिस है, डिसमिस। तो इस केस में कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। मैजिस्ट्रेट हैज अ जुडिशियल डिस्क्रिशन टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स इफ इज सैटिस्फाइड देयर आर नो ऑफेंस फॉर व्हिच द अक्यूज्ड कुड बी ट्राइड। मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने केस टिका नहीं तो कोर्ट में गया ही नहीं। However, such order is an interim order and not a judgment. मतलब मांडवली अगर हट गई, it can be varied or recalled. In summons case instituted otherwise than upon a complaint,
मतलब कंप्लेंट पर नहीं हुआ है, कंप्लेंट पर नहीं हुआ है, अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट। मैजिस्ट्रेट, ये कब होगा? कंप्लेंट पर नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को अक्यूज था, अक्यूज्ड, उस अक्यूज ने कहा कि मुझे इन इन लोगों ने भी हेल्प किया, उनको समझ भेजा गया। तो अक्यूज का जो होता है वो कंप्लेंट नहीं होता, अक्यूज ने कुछ बयान दिया, एडमिशन दिया, उसमें 2-4 लोगों के नाम लिए, उन लोगों को समझ भेजा, तो वो कंप्लेंट पर नहीं भेजा है। मुझे बोलो, समझ रहे हैं क्या? समन्स यहाँ पर कंप्लेंट पर भेजा है क्या? नहीं। अक्यूज्ड को जब अपना कन्फेशन देना था या एडमिशन करना था, अक्यूज्ड की कुछ बातों से उसने जब 2-4 लोगों के नाम लिए, उनको समझ भेजा गया। तो द लॉ सेज इन समन्स केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन अ कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट में आफ्टर ऑप्टिंग द प्रीवियस sanction of chief judicial magistrate stop the proceeding at any stage, release the accused, and such release shall have the effect of discharge। भले उस केस में जिनको समन्स भेजा है उनके आने के बाद कोर्ट को लगा इस जिस पर्सन के खिलाफ वारंट निकला था उसने बेफिजुल में इनके नाम लिए, ये लोग इस केस में ऑफेंस के इन्होंने ऑफेंस नहीं किया है, तो कोर्ट उनके खिलाफ के प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर देगा, वरना अननेसली वो लोग फंस जाएंगे ना केस में। सी, एक बार कोर्ट से लेटर आ गया, समन्स आ गया, तुम्हारा उस केस में नाम आ गया, अक्यूज के साथ जोड़ गया, तो तुम्हें जब तक वो कोर्ट की केस चलती है उस पर्टिकुलर अक्यूज के खिलाफ, तुम्हें भी एज अ समन्स अक्यूज तुम्हें आना पड़ेगा, तो तुम्हारी पेशी रहेगी। अननेसेसरी तुम्हें हैरेसमेंट होगा तो कोर्ट उसके खिलाफ के प्रोसीडिंग्स क्या कर सकता है? ड्रॉप कर सकता है। Such release shall have the effect of discharge, that is complaint must be filed by the competent persons only। competent person मतलब कौन? पुलिस ऑफिसर, कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वो जब बोलेगा कि उसे क्या करो, अक्यू मतलब एक पर्सन ने एडमिशन दिया, कन्फेशन दिया, उनके कहने पर क्या हुआ? समन्स भेजा गया। समन्स भेजकर उसको जब कोर्ट में पेश किया गया मिस्टर एक्स को, एक्स का बात सुनकर मजिस्ट्रेट को लगा या कोर्ट को लगा कि उस केस में ये गिल्टी नहीं है, उसके खिलाफ के प्रोसीडिंग तुरंत ड्रॉप किए जाएंगे। ये उसका मतलब है। पावर ऑफ द कोर्ट टू ड्रॉप प्रोसीडिंग्स है, मतलब किस टू ड्रॉप प्रोसीडिंग्स के आगे आप लिखोगे वो जुडिशियल डिस्क्रिशन है। क्या है? किसके खिलाफ की प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करनी है और किसकी ड्रॉप करनी है, जुडिशियल डिस्क्रिशन है। अगला पॉइंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, क्या? समन्स केस को वारंट में कब कन्वर्ट करते हैं? पढ़ो। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 6 months if magistrate opines that in the interest of justice the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant cases and he would commence the proceedings afresh। जिस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए 6 महीने से ज्यादा की सजा है, वहां पर मजिस्ट्रेट को लगा समन्स की जगह वारंट होना चाहिए, तो उस केस में समन्स केस को वारंट में कन्वर्ट कर सकता है। एक दूसरा, समन्स मिलने पर अगर बंदा पेश नहीं होता है तो भी उस केस में कोर्ट समन्स को वारंट में कन्वर्ट कर सकता है। दो बातें ना यहाँ पे। compensation for accusation without reasonable cause, in a summons case only the magistrate may order payment of compensation to the accused if he is satisfied there was no reasonable ground for institution of the proceeding। झूठी साजिश में फंसाने की कोशिश, तो उस केस में उसको compensation का अवार्ड कौन डिसाइड करेगा? मैजिस्ट्रेट। क्लियर है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। नेक्स्ट, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वर्सेस डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड। व्हाट इज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज? चार्जशीट, डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड जजमेंट के बाद। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये कोर्ट के अंदर, कोर्ट का जजमेंट आने से पहले कोर्ट के अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है और कोर्ट के ऑर्डर से डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड होता है। लेट अस रीड। द ट्रायल जज इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द अक्यूज्ड इफ ही कंसीडर्स दैट देयर इज नो ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड। मैजिस्ट्रेट हैज आल्सो ऑब्लिगेशन टू डिस्चार्ज द अक्यूज्ड व्हेन ही कंसीडर्स द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड टू बी ग्राउंडलेस। ट्रायल जज के साथ साथ मैजिस्ट्रेट के पास पावर है। Thus, the power to discharge the accused in the above two cases can be ordered before recording of evidence. However, under 245 of CRPC, discharge order is passed only after recording of evidence। मतलब ट्रायल जज और मजिस्ट्रेट के अलावा बाकी केसेस में एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद डिस्चार्ज होगा, मतलब कोर्ट का ऑर्डर आएगा। The legal position is that if trial court is satisfied that a prima facie case is made out, prima facie case is made out, then charge has to be framed। Conclusion, thus the apex court has held that at the conclusion of a trial the evidence, if the accused cannot be pleaded guilty on the theory of benefit of doubt, he is to be discharged। However, when the offense is tried only in summons case, the question of discharge does not arise and the accused may supply of dropping the case against him। तो discharge सिर्फ वारंट केसेस में होता है, समन्स केस में प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक डिफरेंस में आएगा। इन अ समन्स केस
अरे बोलो, in a summons case, the accused proceedings against the accused may be dropped on the benefit of doubt. In a warrant case, the accused will be discharged. Are yes or no? If there is no evidence. फर्क है ना? समन्स केस में अक्यूज्ड के प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप किया जाएगा, वारंट केस में अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जाएगा. तो मुझे बोलो, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड, इसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कब होगा? When will a charge be framed? मतलब प्राइमा फेसी केस मतलब क्या? एविडेंस अगर पेश किए गए तो उस केस में एविडेंस अगर कोर्ट को, एक्स मैजिस्ट्रेट को सही लगा, कोर्ट को सही लगा, तो फिर चार्ज फ्रेम होगा. और चार्ज फ्रेम होगा तो ट्रायल शुरू होगा. ट्रायल में अक्यूज का पर्सन अगर डिफेंस में अपने बता दे कि जो चार्जेस फ्रेम थे वो गलत है, तो उस केस में अक्यूज को डिस्चार्ज भी किया सकता है. तो जरूरी नहीं कि हर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे पर्सन क्या होगा, गिल्टी प्रूव होगा. ही कैन बी डिस्चार्ज ऑल्सो. डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड के वो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स कौन डिस्चार्ज कर सकता? नॉर्मली एक व्यक्ति को डिस्चार्ज कब किया जाएगा? नॉर्मली व्हेन ही विल बी डिस्चार्ज, नॉर्मली ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस. नॉर्मली. एक्सेप्शनली कब होगा? ट्रायल जज उसे डिस्चार्ज कर सकता है, मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है बिफोर रिकॉर्डिंग द एविडेंस. अरे बोलो, सिर्फ 2 केसेस में अक्यूज्ड को बगैर एविडेंस रिकॉर्ड किए डिस्चार्ज किया जा सकता है, जब ट्रायल कोर्ट को या जज को ही लगे उस केस में, मैजिस्ट्रेट को. अरे समझ आए कि नहीं भाई? आप इसके आंखों के सामने एग्जाम्पल फ्रेम करो कि ट्रायल कोर्ट में उस अक्यूज्ड के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, तो उस केस में ट्रायल जज ने उसे डिस्चार्ज कर दिया. मतलब अभी तक उसके खिलाफ, देखो ट्रायल जज मतलब यहां पर आपको समझना है, ट्रायल में जाना है कि नहीं जाना वो जजमेंट है. ट्रायल कोर्ट नहीं है, ट्रायल जज है. ट्रायल शुरू होने के बाद अगर डिस्चार्ज करना है तो भी वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है. डिफरेंस पूछा था फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड में. यहां पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का जो पार्ट है वो आपको अल से कौन सा पॉइंट तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पॉइंट नंबर 5 उतना ही फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को लेकर है. बाकी सारे पॉइंट्स किसको लेकर है? डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज को लेकर है. तो चार्ज कब फ्रेम होगा? अगर ट्रायल कोर्ट सेटिस्फाई हुआ कि प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट, तो चार्ज हैज टू बी फ्रेम्ड. तो डिफरेंस पूछे तो ऐसे लिखना है भला क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? कैन अ पर्सन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सेम ऑफेंस? कंपाउंडिंग पढ़ा है आपने? एक बार कंपाउंडिंग हो गया, 3 साल के अंदर दोबारा कंपाउंडिंग नहीं होगा, बट सेम ऑफेंस हुआ तो उसका प्रोसिक्यूशन होगा क्या? होगा ना, क्यों नहीं होगा? बट अब यहां पर कैन अ पर्सन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सेम ऑफेंस, हम कंपाउंडिंग के बारे में देखा था. 3 साल के अंदर फिर से कंपाउंडिंग नहीं होगा, मतलब उस पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जाएगा. A person being prosecuted for an offense should not be prosecuted under the same offense provided the person either must be convicted or acquitted for that offense. And such order of acquittal and conviction has been passed by order of competent jurisdiction, and prior prosecution and subsequent prosecution should be for the same offense. Doctrine of res judicata, जिसको हम कहते हैं doctrine of constructive res judicata. Constructive res judicata, पता है? Constructive, deemed to have been judgment. आपने ये सेम ऑफेंस और सिमिलर ऑफेंस, इसमें फर्क है. क्वेश्चन ऐसा आता, कैन अ पर्सन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सिमिलर ऑफेंसेस? कैन अ पर्सन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सिमिलर ऑफेंसेस? यस बार ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सिमिलर ऑफेंस. एक बार गलती की, वापस की, सिमिलर ऑफेंस किया तो कैन बी प्रोसिक्यूटेड. सेम ऑफेंस, जिस ऑफेंस के लिए ऑलरेडी कन्विक्ट हो गया, ये एक्विट हो गया, अगर उसका एक्विशल और कन्विक्शन कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास किया है और जो प्रोसिक्यूशन हुआ है वो सेम ऑफेंस के लिए हुआ है, तो उस केस में उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, वरना कर सकते. क्या दिया है? दो पॉइंट्स है इसमें. इफ द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन और एक्विटल इज बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, एंड नंबर 2, इफ इट इज फॉर द सेम ऑफेंस, देन दैट पर्सन शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड. अगेन सेम ऑफेंस के लिए. अरे तुमने जिस
चोरी के लिए ऑलरेडी सजा काट ली है, वापस उसी चोरी के लिए तुम्हें वापस सजा मिलेगी कि या आपने डबल जियोपार्डी पढ़ा होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डबल जियोपार्डी, यस और नो? नोट पढ़ो, केरला हाई कोर्ट इन अ क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन filed by a company and its director for non-compliance of conditions requiring advertisement for inviting deposit from public should held that एक non-compliance of conditions requiring advertisement for inviting deposit from public. डिपॉजिटर्स चैप्टर पढ़ा है ना आपने? क्या पढ़ा है डिपॉजिटर्स चैप्टर में? जब भी कोई कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसका एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए. यहाँ पर वो उस पर्टिकुलर केस का रेफरेंस है कि कंपनी और उसके डायरेक्टर्स ने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया बट जिसके लिए कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया नहीं, तो केरला हाई कोर्ट ने उसको क्रिमिनल क्या माना? केस माना. A subsequent prosecution and prior prosecution shall be for the same offense only if the evidence in first case can also be used in a second case. In the given case, another complaint filed in Kanpur court against the accused company was that company had failed the liquidity of the assets as per acceptance of deposit and accepted deposit in excess of the limit specified. मतलब आपने डिपॉजिट चैप्टर में पढ़ा होगा तो सेलिंग लिमिट होता है 25% ऑफ दी आपका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व से ज्यादा आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो यहाँ पर कंपनी पर दो ऑफेंसेस लगे. पहला ऑफेंस क्या लगा? पहला अक्यूजेशन क्या? उन्होंने बगैर एडवर्टाइजमेंट के डिपॉजिट एक्सेप्ट किया. और दूसरा क्या लगा कि कंपनी ने जो लिक्विड असेट्स थे उसका जो लिमिट था उसको फॉलो नहीं किया, उसके सेलिंग लिमिट से ज्यादा एक्सेप्ट किया. तो कंपनी का कहना था, सुनो, कंपनी का कहना था ऑलरेडी इस पर्टिकुलर डिपॉजिट्स के लिए हमारे खिलाफ क्या हुआ है? केस हो चुका है. तो कोर्ट ने क्या कहा? सिंस द फर्स्ट कंप्लेंट एंड सेकंड कंप्लेंट वेर ऑफ टू डिफरेंट ऑफेंसेस, दो अलग ऑफेंस थे ना. पहला क्या था? नॉट एडवर्टाइजिंग फॉर इनवाइटिंग डिपॉजिट्स, और सेकंड था उन्होंने सेलिंग लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट किया. Since there are two different offenses as regard acceptance of deposit, it cannot be said that prior prosecution and present case are on the basis of same facts. Therefore, Section 300 of CRPC did not bar the present prosecution and the company was prosecuted again. उधर वो can a person be prosecuted for same offense के उधर लिखो Section 300 of CRPC. Why I am saying so? एग्जाम में इसका रेफरेंस आता है, Section 300 of CRPC आता है. वो instead of giving you that particular point, वो कहते हैं Section 300 of CRPC के तहत, सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी के तहत क्या उसका सेम ऑफेंस के लिए फिर से प्रोसिक्यूशन होगा क्या? आपको कहना है अगर प्रायर प्रोसिक्यूशन एंड सब्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन अगर सेम ऑफेंस था तो उस केस में नहीं होगा, बट अगर सेम ऑफेंस नहीं है तो होगा. मतलब दो ही कंडीशन मैंने कहा आपको. पहले ऑफेंस को अगर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ऑर्डर पास किया एंड वाकई में दूसरा ऑफेंस एंड पहला ऑफेंस सेम है तो उस केस में प्रोसिक्यूशन नहीं होगा. दो में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है. मान लो ऑफेंस सेम है बट कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पहला ऑर्डर पास नहीं किया था. द फर्स्ट ऑर्डर वाज नॉट बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन. समझ रहे हैं क्या? हमने क्या देखा है, कौन से केस में दोबारा प्रोसिक्यूशन नहीं होगा अगर पहला प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास किया है एंड सेकेंड ऑफेंस और पहला ऑफेंस सेम है. तो मैं बता रहा हूं ऑफेंस दोनों सेम थे, दोनों सेम थे, बट पहला ऑफेंस का जो ऑर्डर था वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास नहीं किया है. अब आप बोलोगे सर कैसे पता चले कॉम्पिटेंट कोर्ट? फॉर एग्जांपल हम पढ़ते कंज्यूमर के केसेस, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में होनी चाहिए. मान लो सिविल कोर्ट ने पास कर दिया, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था, तो ऐसे केस में वो कंज्यूमर, कंपनी ने सिविल कोर्ट से डिस्चार्ज ले लिया, कंज्यूमर गया कंज्यूमर कोर्ट में, तो कंपनी कंज्यूमर कोर्ट में ये नहीं कह सकती है सेम ऑफेंस के लिए हमारा दोबारा प्रोसिक्यूशन नहीं होगा. कोर्ट बोलेगा जो पहला कोर्ट था जिसने तुम्हें डिस्चार्ज किया वो कॉम्पिटेंट है ही नहीं, भले ऑफेंस सेम है, तो इसलिए इस केस में तुम्हारे ऊपर केस स्टैंड होगा. मैंने एग्जांपल जो दिया है होप सबको समझ रहा है. मतलब दो कंडीशंस, ऑर्डर कॉम्पिटेंट कोर्ट का आना चाहिए और सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए. उस केस में प्रोसिक्यूशन दोबारा नहीं होगा. मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स दिए कि जब कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था या जब सेम ऑफेंस नहीं था. उसका तो केरला हाई कोर्ट का केस है, सेम ऑफेंस नहीं था और कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था, उसका एग्जांपल कंज्यूमर एक्ट का दिया मैंने. क्लियर है? 2 मिनट दे रहा हूं, देख लो
कितने पेजेस हुए अभी तक क्लासरूम नोट्स के हिसाब से? पेज नंबर 159 से स्टार्ट किया था ना हमने, 159 से स्टार्ट किया, 163 तक पहुंचे। देख लो, टेक 2 मिनट्स 3 मिनट्स, कोई जल्दबाजी नहीं भाई, तुम जाओ। प्लीज सोचो और पूछो, सवाल पूछो मुझे, सोच सोच कर सवाल पूछो। अभिनंदन, आई वांट क्वेश्चन फ्रॉम यू प्लीज। पढ़ोगे तो पूछोगे। दरवाजा लगा बेटा, दरवाजा लगा। क्या क्या क्या? तुम सेम ऑफेंस और सिमिलर ऑफेंस में कंफ्यूज हो रही हो। हाँ हाँ हाँ, क्यों? लॉजिक है ना। तुम्हें एग्जांपल देता हूं मैं, संजय दत्त का केस। व्हेन संजय दत्त वाज अरेस्टेड इन द टाड़ा टाड़ा टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट का माड़ा था, क्या था, एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टेररिस्ट एक्ट था और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टेररिस्ट एक्ट था, इलीगल आर्म्स के चक्कर में। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के महाराष्ट्र कोर्ट ने उनको सजा सुनाई 5 साल की, और सेंटर टाड़ा के तहत उनको सजा सुनाई गई 8 साल की। पहले जजमेंट महाराष्ट्र कोर्ट का आ गया था, तो 5 साल जेल की सजा काट चुके थे। उसके बाद सेंटर टाड़ा कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें 8 साल की सजा काट, तो जिसमें से 5 साल ऑलरेडी काटी थी तो कम किया गया और रिमेनिंग 3 साल ही भेजा गया उनको। क्यों? डबल जियो पार्टी। तुमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा डबल जियो पार्टी। एक व्यक्ति को एक ऑफेंस के लिए अगर सजा मिली है तो वापस उसी ऑफेंस के लिए उसको सजा देना नाइंसाफी है। तुमने मान लो तुम्हारे बहन को थप्पड़ मारी, पाप एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पापा ने तुमको उसके लिए ऑलरेडी पीटा, अगले दिन आकर वापस मम्मी ने पीटा, तुमने बोला ऑलरेडी पापा ने पीटा, फिर तुम पीट रही हो। समझ रहे ना? तो मैं ऑलरेडी सजा काट चुकी हूं, फिर भी मुझे वापस मार रहे हो। अब नहीं बोलोगे तुम। हाँ डबल जियो, बट डबल जियो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सीआरपीसी के तहत है ना। वो अवेलेबल टू एवरी सिटीजन है कॉन्स्टिट्यूशन। ये अक्यूज्ड के खिलाफ है। हाँ, प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ बट कन्विक्ट नहीं हुआ तो होगा, बराबर। प्लीज पढ़ो और पूछो। एक और चीज, सेम ऑफेंस के तहत वो पर्सन कन्विक्ट और एक्विट होना जरूरी है। ये पॉइंट जो उसने कहा है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। पर्सन को सुन लो, ऑफेंस हुआ, प्रोसिक्यूशन में गया, प्रोसिक्यूशन में गया। अब ऐसा पर्सन प्रोसिक्यूशन से एक्विट होना चाहिए या कन्विक्ट होना चाहिए? अगर एक्विट हुआ है और मान लो उसके खिलाफ सेम ऑफेंस के लिए फिर से केस फाइल कर दिया तो चलेगा नहीं। देखो प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर कुछ तो बोलते सर अपील अलाउड है क्या? अपील में जाते हैं ना, अपील अलाउड है, ये प्रोसिक्यूशन की बात हो रही है। अपील में आप क्या करते हो? उस कोर्ट के उस एक्विटल को चैलेंज करते हो, आप नए से केस नहीं हो रहा है। दो चीजों को मिक्स मत करना प्लीज। एक पर्सन ने एक ऑफेंस किया, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस ऑफेंस के तहत उसको एक्विट कर दिया, आपने कंप्लेंट फाइल किया था, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे एक्विट कर दिया। आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में बंदा कह रहा है नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस। हाई कोर्ट करता है हमारे पास प्रोसिक्यूशन न्याय हो रहा है, हमारे पास सिर्फ वो जो निचले कोर्ट का ऑर्डर है वो ऑर्डर सही है कि नहीं उसका हम फैसला करेंगे। प्रोसिक्यूशन एक बार ही होगा, समझ रहे ना? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया तब भी प्रोसिक्यूशन होता है, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिस्कशन होता है। हाँ, ये आपको लॉजिक समझना है। स्टूडेंट सोचते हैं यार अपील होगा क्या? अपील होगा, हाँ, बट जिस ऑफेंस के लिए कोर्ट ने तुम्हें एक्विट किया है, तुम दूसरे कोर्ट में गए और फिर से उसके ऊपर ऑफेंस फाइल किया सेम, कोर्ट बोलता है ऑलरेडी भाई उधर ऑफेंस हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा, जिस पर्टिकुलर मैटर पर ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, सेम पार्टी सेम केस सब कुछ सेम है, वापस तुम कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हो। अरे बोलो ना, समझ रहे हैं भाई सबको? आरती को कुछ पूछना है?
बोलो। हाँ, कन्विक्ट मतलब गिल्टी प्रूव करना, सजा मिलने, कन्विक्ट मतलब गिल्टी प्रूव, हाँ। एक्विट मतलब उसको बरी करना। हाँ, तो कोर्ट का फैसला आना चाहिए ना, मतलब आइदर कोर्ट के फैसले में उसको कन्विक्ट होना चाहिए या कोर्ट के फैसले से वो बरी होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। अगर कोर्ट में ऑलरेडी केस पेंडिंग है तो डॉक्ट्रिन ऑफ क्या होता है, वो लीज पेंडेंस, सॉरी, रेज सब जुडाइस होता है। अगर डॉक्टर मान लो पहले कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है तो दूसरे कोर्ट में स्टैंड होगा क्या, वो बोले, दूसरा कोर्ट बोलेगा रुको अभी तक सब जुडाइस है। अरे यस और नो, लीज पेंडेंस अलग है, ये सब जुडाइस। प्लीज प्लीज प्लीज, समझे सबको? अभी तक के डिस्कशन में आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू अभिनंदन। क्वेश्चन चाहिए मुझे, तेरा ध्यान नहीं है आज, आई कैन मेक आउट। ये जो मैं एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, केस स्टडीज डिस्कस कर रहा हूं, ये आपको एग्जाम में आने वाले ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले। हम टाइम पास बोल के डिस्कशन नहीं कर रही है, प्लीज रीड। ये जो हमने वो 46,600 शेयर्स का केस देखा था ना, ये देखो, वो जो यहाँ पर केस दिया, इश्यू ऑफ समन्स टू प्रोड्यूस थिंग, द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट फॉर squashing the order of a special judge for economic offense at Hyderabad for summoning certain documents from Central Bank of India and for directing the manager of bank to appear before the court. The facts of the case where Shoulder was holding 46,600 shares, filed a complaint against the company and its directors for alleging an offense under 205-207, that is non-payment of dividend. Allegation was that company had declared dividend but did not receive dividends. Non-payment of dividend is punishable under 207. Court held that if company establishes exactly the fact that unclaimed or unpaid dividend amount had been transferred to a special account as required under 205, the company discharged responsibility and is no more liable for any punishment. अगर कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो उसको डिविडेंड नहीं मिला है, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। The court held that burden of establishing that company took all requisite steps is on the company. Andhra Pradesh High Court squashed the summons on the ground that even if documents were summoned and it was established that company did not open a special account in bank for the unpaid dividend account, the guilt will not automatically establish as there was nothing in law which stipulated that special account as required under 205 Act should be opened only in Central Bank of India Adoni branch. It is always open to petitioners to establish that such special account was opened in some other branch or some other bank. In short, वो कहते हैं कि भैया अगर जो जिम्मेदारी कंपनी को दी गई थी वो अगर कंपनी ने निभाई है तो किसी और से आप डॉक्यूमेंट मांग नहीं सकते, जो हमने वहां पे लिखा था ना, इश्यू ऑफ समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ऑफ थिंग के अंदर, सेम केस, एक्विटल और कन्विक्शन का पॉइंट।
वो अगेन अगर कंप्लेनेंट हियरिंग में नहीं आता है, कंप्लेंट ने कंप्लेंट फाइल किया बट कंप्लेंट उस वक्त कोर्ट में पेश नहीं हुआ जिस दिन हियरिंग था, तो कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शंस है? क्या क्या ऑप्शंस है? एक तो अक्यूज को क्या करे, अक्यूज को एक्विट करे, या फिर कोर्ट के अंदर उसकी प्रोसीडिंग कंटिन्यू करे, या कोर्ट के केस को एडजर्न करे टू एनी अदर डे। ये थर्ड ऑप्शन। पहला, एक तो अक्यूज को क्या करे, एक्विट करे, दूसरा उसको एडजर्न करे केस को, तीसरा कंटिन्यू करे केस विदाउट एक्स पार्ट, मतलब विदाउट हिज पर्सनल अटेंडेंस कंप्लेंट के। तो ये जो एडजर्नमेंट है ये भी एक ऑप्शन है, इफेक्ट ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेंट। हमने दो देखा था ना, एक तो उसको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, या फिर केस कंटिन्यू, डिस्क्रिशन पावर देखा था कोर्ट का, तो उसमें कोर्ट एडजर्न भी कर सकता है। वो इसमें आएगा, पर्सनल अटेंडेंस के एब्सेंस में केस में प्रोसीड होना, उस केस में जो हियरिंग में आने वाला बंदा है वो जितना बोलेगा उतना कोर्ट एक्सेप्ट करेगा ना, वो इसमें आएगा, एंड प्रोसीड विद द केस में। हाँ, ये केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट, हमें कंपनी के केस में किसी एक नेचुरल पर्सन को प्रेजेंट रहना है ना, आपके नोट्स में वो पॉइंट कहां पर देखा हमने कंपनी का? पेज नंबर 162 पर जो फर्स्ट पॉइंट था, नॉन अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, क्या लिखा था उसमें? हाँ, in case of company being complainant, law requires a representative who is a natural person to be present on behalf of company in the court. Else लिखो उसके आगे, else the accused may be acquitted by the court. कंपनी का कहना क्या था, कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी यहाँ पर कोई फिजिकल प्रेजेंट नहीं रह सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं, तो कोर्ट का कहना था कि कंपनी बोले आर्टिफिशियल पर्सन है, उस केस में कोई नेचुरल पर्सन को प्रेजेंट रहना चाहिए था। मे बी अक्यूज्ड, ये बोलो मत, मे बी एक्विटेड। Court has, that does not mean that complainant is absent, court has a duty to accuse the acquit the accused। मतलब ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में है ना, कोर्ट एक तो उसको क्या करेगा, अक्यूज्ड को बोलो डिस्चार्ज करेगा, या फिर केस को कंटिन्यू करेगा, या फिर एडजर्न करेगा, ये तीन ऑप्शंस है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपके नोट्स में नीचे जहां पर केस स्टडीज है वहां पर लिखो, हेडिंग दो, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पीएसयू, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। उसमें आप लिखो पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 197 of CRPC provides that, section 197 of CRPC provides that when the accused is a public servant, when the accused is a public servant,
who cannot be removed from his office, who cannot be removed from his office without the sanction of government, without the sanction of appropriate government, लिखो, without the sanction of appropriate government. Appropriate क्यों? It can be either central or state. Without the sanction of appropriate government, लिखा है, and the offense is committed while he is a public servant, while he was a public servant, acting in the discharge of his official duties, acting in the discharge of his official duties, लिखा, क्या लिखा? पब्लिक सर्वेंट while in the acting in the discharge of his official duties. एक सेकंड, क्या लिखा है? देखो मुझे, एक सेकंड. 197 of CRPC provided that when the accused is a public servant who cannot be removed from his office without the sanction of appropriate government, and the offense is committed while he was public servant acting in the discharge of his official duties, then for prosecution of such officers, sanction of the appropriate government is required. Sanction of the appropriate government is required. लिखा है, फुल स्टॉप. नीचे नोट लिखो, सेक्शन 197 is restricted, section 197 is restricted only in respect of public servants, only in respect of public servants directly employed by the government, directly employed by the government, and not in case of any, not in case of employees of any government agency. फुल स्टॉप. पैराग्राफ करो. Thus, Supreme Court has held that sanction under 197 is not required. Sanction under section 197 is not required in case of officers of government companies or public undertakings, officers of government companies or public undertakings even though such public undertakings are state within the meaning of Article 12, even though such public undertakings are state within the meaning of Article 12 of the Constitution, even though such public undertakings are
स्टेट इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टेट है ना, स्टेट के डेफिनेशन में आता है कम विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट, विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और बोलो even though such public undertakings are state within the meaning of article 12 of the constitution, full stop। अब इसमें क्या केस था, केस ऐसा हुआ था कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू मतलब ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये पीएसयू से पब्लिक नवरत्ना से ना, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के डायरेक्टर के खिलाफ, किसके खिलाफ, डायरेक्टर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फाइल हुआ था, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुआ था। अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को स्क्वैश कर दिया, ये कहते हुए कि डायरेक्टर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होने के लिए सेक्शन 197 के तहत प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट लिया नहीं गया। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के जजमेंट को डिसमिस किया और कहा कि डायरेक्टर के खिलाफ यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बनेगा बिकॉज डायरेक्टर इज एन ऑफिसर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू। आर्टिकल सेक्शन 197 का रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ उन एम्प्लॉयज के लिए आता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है। गवर्नमेंट के किसी एजेंसी के एम्प्लॉयज को 197 का प्रिविलेज नहीं मिलेगा। तो ये पीएसयू के डायरेक्टर को हम डायरेक्टली क्रिमिनल प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अरे बोलो भाई, अभी यस सर बोल रहे हो, बाद में भूल जाते हो एग्जाम में। हाँ, वो एम्प्लॉइज है, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। और 197 इज ओनली फॉर पब्लिक सर्वेंट्स। आईएएस ऑफिसर है, एक आप उधर लिखो, नीचे लिखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, मैं आपको लिख के दे दूं एग्जाम्पल। आप लिखो जज कॉमा मजिस्ट्रेट कॉमा आईएएस ऑफिसर कॉमा पुलिस ऑफिसर are directly employed, but director of ONGC, comma HPCL, comma BPCL are not directly employed and therefore they are not public servants, are not directly employed and therefore they are not public servants। लिखा है, they are not public servants। आपने क्या लिखा था, जज मजिस्ट्रेट आईपीएस ऑफिसर आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड, उसके आगे आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड एंड देयरफॉर पब्लिक सर्वेंट्स, एंड देयरफॉर पब्लिक सर्वेंट्स मतलब जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट से वो पब्लिक सर्वेंट्स है। इनकम टैक्स ऑफिसर डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, जो गवर्नमेंट के एजेंसी से एम्प्लॉयड है वो पब्लिक सर्वेंट्स नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ 197 का प्रिविलेज नहीं आएगा। अगेन इसको लेकर केस स्टडीज आते हैं, कहीं पर भी इधर ऐसा नजर नहीं आता है, बट वो प्रोसिक्यूशन ऑफिस ऑफ पीएसयू कहीं ना कहीं, ये आपने शायद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जेआईजेल में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पार्ट था, उसमें लास्ट में क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के खिलाफ केस बनेगा नहीं बनेगा, वो केस था आर्बिट्रेरी पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स। एनीवेज ये प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफिस ऑफ पीएसयू हो गया। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वी आर कंप्लीटेड टिल पेज नंबर 319, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और वर्सेस डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। आज सारे पॉइंट्स भी मैंने कवर कर लिया, बट रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।